जीवन और सफ़र का अजीब विधान है। दोनों के हिस्से में थकान है, दोनों की अपनी उड़ान है। सवेरे पंछियों की फलक की ओर चलते चलते मैं ठहर गया, मगर समय को आगे बढ़ते देखा। वो गुजरते गुजरते बस इतना कह गया, राह लंबी है मुसाफिर, जल्दी आ जाना। उन रास्तों की भी अब खूबसूरती बदलने लगी है, जो कभी पगडंडियों की भी दोस्त हुआ करती थी। समंदर की गहराइयों में मोती ढूंढना कठिन नहीं, जितना उन उलझनों से निकलना। जहाँ किसी ने धक्का तो दे दिया है, वही आपका हालचाल पूछने आ रहा हो। अब नज़र देखकर भी खामोश है, जैसे तूफान आने से पहले एक गहरा सा सन्नाटा छा जाता है। कुछ रास्तों से गुजरना मजबूरी भी होता है, मगर लौट आना हर बार कमजोरी नहीं होता है। जब सूरज कभी उगने से नहीं थका, तो फिर ये तो समय है, वो कहाँ रुकने वाला था। हम भी उसी के दरमियाँ अपनी मंजिल और अपना रास्ता तलाश रहे हैं। अगर चींटी पैरों के तले कुचल जाती है, हाथी को भी उससे डर क्यों लगता है। ऊंचाई का नजरिया अक्सर जमीनी सच्चाई को छोटा कर देता है, लेकिन छोटी समझने वाली चीजें भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा ही देती है। आखिर सबका सफर एक जैसा ही होता है, कहीं धूप का पहरा है, कहीं छाँव का बसेरा है। फिर मन अक्सर यही सवाल उठाता है, क्या हर मुसाफिर अपना बकाया यही चुका कर जाता है, या फिर पूरा सफ़र ही उसका हिसाब बन जाता है। ચાલો બાપા કાતરિયા, હા હવે ત્યાં રોકાઈને પછી સુરત જતો રહીશ. સારું હાલો ચાલો. चलिए दोस्तों, अभी मेरे गांव से निकलने का वक्त हो चुका है। तो यहाँ से निकले उसके पहले मेरे मासी के घर से कुछ चीज़ें ले जानी है, तो पहले वहाँ पे जाते हैं और वो चीज़ें कलेक्ट करके सीधा मामा के घर निकल जाएंगे। લાવો થેલી લાવો જલ્દી. મેં કીધું મારી પાસે નંબર નથી, તમે ફોન કરીને એમને કહો, એ તૈયાર રાખે એટલે હું લઈને નીકળું સીધો. એ નથી લઈ જાઓ, એ મારે જગ્યા નથી, આ ઠેલો છે થોડું બીજી કઈ એવું કહું. એ નથી લઈ જાઓ, તમે ખાવ ને. એ ભાઈ રહેવા દો તમે. લીંબુ હવે હું તો અડધા કાઢ નાખો, એક મુઠ્ઠી લઈ લો. હાલો મામાને ત્યાં એક માસીન કરે. સારું હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા હા, એ વાંધો નહીં. મામાને ત્યાં આવે એનો કે આટલું બનાવી નાખ્યું, આવી જાય હાલતું એમ. હા नहीं आवे नहीं निकले. सारू हालो. चलिए, वो चीज़ें तो मैंने ले ली है, बैग में जगह न होने की वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। हेलो मधु भाई, जय श्री कृष्णा. देख सकते हैं ये हमारा छोटा गांव, और वहीं से ये रास्ता गुजरता है इन और एग्जिट के लिए। सामने दिख रहा जो सीधा रास्ता है, वहीं से हम आए थे, लेकिन इस बार हम राइट साइड मुड़ के मामा का जो गांव है फाचरिया, वहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी समय हो चला है 11:45, और ये रास्ता देखिए, ऐसे नीचे ढलान जाके वापस से ऊपर की ओर रास्ता जाता है। पहले ऐसा वाला रास्ता था, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रिज बन रहा है। तो क्या होता था, मानसून में जब भी बहुत बारिश होती थी तो ये रास्ता बंद जैसा हो जाता था, क्योंकि वहाँ से पानी का फ्लो बहुत ही बढ़ जाता था। तो अभी जो ब्रिज बन रहा है उसकी वजह से बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये जो वाहन व्यवहार है वो ये डायरेक्शन में चालू ही रहेगा। चलो वो बात तो सब ठीक है, लेकिन अभी रास्ता बहुत ही अच्छा है। अरे भाई साहब, ये ट्रक वाले भैया रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं। पोरिंगड़ा से फाचरिया का डिस्टेंस कुछ 15 किलोमीटर का दिखा रहा है, वो भी बेस्ट रूट, क्योंकि इसके और भी रूट है, तो जो बेस्ट से बेस्ट रहेगा वो रूट गूगल ने दिखाया है, और मुझे पता भी है क्योंकि इस रूट से ही जाना होता है। दोस्तों,
अभी जो दूर छोटे छोटे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, वो हमारे गांव के बिल्कुल ही नज़दीक पड़ते हैं। गांव के घर की छत पर खड़े होकर भी ये पहाड़ एकदम साफ दिखाई देते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, ये सड़क सीधी उसी दिशा में जा रही है। फ़िलहाल सड़क की हालत भी इतनी ख़राब नहीं है कि जिस हिसाब से बाइक आराम से अपनी स्पीड पकड़ रही है, उसे देखकर तो रोड को अच्छा ही कहेंगे। अभी कुछ दूरी तक सड़क के दोनों तरफ खेत दिखाई देंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा बंजर इलाका आएगा जो इन पहाड़ों के करीब पड़ता है। इस रास्ते से मेरे एक बचपन की याद भी जुड़ी है। शायद मैं बहुत छोटा था, तब हम सब गांव में ही रहते थे। इन पहाड़ों के पास जो मंदिर है वही किसी कथा का आयोजन था और मुझे आज भी याद है, मैं एक बड़े बुजुर्ग की उंगली पकड़कर पैदल पैदल यहाँ तक आया था। उस समय ये रास्ता कितना लंबा लगता था और आज उसी रास्ते पर बाइक लेकर सफ़र कर रहा हूँ। अभी आगे जो चौराहा आया है वहाँ से हमें दाईं तरफ मुड़ना है। बाईं तरफ का रास्ता गारियाधार की ओर जाता है और यहीं से भावनगर ज़िले की सीमा भी शुरू हो जाएगी। पिछली बार जब मैं भोरिंगड़ा आया था तब गारियाधार वाले रास्ते से ही आया था, लेकिन इस बार हम बवाड़ा की तरफ आगे बढ़ रहे। और वहाँ भी हम कुछ पहाड़ देखने वाले हैं। बहुत ऊंचे तो नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र के इस इलाके में जितने भी पहाड़ मिल जाए वही अपने आप में खास लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का सफ़र जारी रखते हैं और देखते हैं कि रास्ते में हमें कौन कौन से नज़ारे दिखते हैं। अभी यहाँ से हमें राइट साइड की ओर मुड़ना है और यही रास्ता सीधा खालपर गांव की ओर जाता है। तो इस रोड से मैं कई बार जा चुका हूँ, यानी कि मामा के गांव। लेकिन सच कहूँ तो हर बार रास्ता एकदम ही दुर्गति वाला ही मिला है। तो आशा करते हैं कि यह गांव जाने के बाद रास्ता कुछ रिपेयरिंग किया हुआ या फिर थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाए। अब क्या बताएं इस रास्ते के बारे में भाई। हमने जैसा सोचा था उस पे तो भाई बाढ़ का पानी फिर गया। रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा है कि हालत अभी भी वैसी है, वही उबड़ खाबड़ रोड, वही झटके और वही पुराना अनुभव। लेकिन एक चीज़ उम्मीद ज़रूर जगा रही थी कि ये जो सड़क पे छोटे छोटे पत्थर का जो एक लेयर लगाया गया है, यहाँ कुछ काम चल रहा है या फिर कुछ जल्दी ही शुरू होने वाला है, ऐसा लग रहा है। और लीजिए, मेरी बात सच भी हो गई। आगे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ आरसीसी रोड बनाने का काम शुरू हो चुका है। और दोस्तों, सामने आप शत्रुंजय नदी को भी देख सकते हैं। फिलहाल नदी में पानी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, पर यह नदी में पानी मानसून में ही ज़्यादा दिखता है। बाकी तो जैसा आपने अभी देखा बस वैसा ही लेवल रहता है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि रास्ता काफ़ी शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन सड़क की ख़राब हालत की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। उम्मीद है कि पूरा काम होने के बाद इस पूरे इलाके के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और सफ़र भी पहले से और भी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आखिर एक अच्छा रास्ता देखने को मिला है। बाइक भी अब आराम से अपनी रफ्तार पकड़ रही है और बाइक चलाने में भाई मौज आ गई है। ऊपर से मौसम भी थोड़ा साथ दे रहा है, बादलों की वजह से अच्छी खासी छांव भी हो गई है। अब अपनी मंजिल यानी कि फाचरिया गांव थोड़े ही अंतर पे रह गया है। तो अभी फाइनली फाचरिया गांव में पहुंच गए हैं। अभी मामा के घर जाएंगे और वहां पे लंच करके तुरंत ही निकल जाएंगे सूरत के लिए। चलो भाई, पहुंच गया हूँ मैं अपने मामा के घर और आज मामा और नानी के साथ दोपहर का भोजन करूँगा
और भोजन होने के बाद तुरंत यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। सब कुछ बढ़िया रहा, दोपहर का भोजन भी एकदम स्वादिष्ट और मस्त था। अब यहाँ से नानी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर निकलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। धूप भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है और लंबा सफर भी बाकी है, इसलिए यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल ही जाते हैं। अभी टाइम हो गया 2:15। धूप है लेकिन इतनी भी जो समर वाली रहती है वो नहीं है। तो अभी पाचरिया को बाय बाय करके वंडा की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हम वंडा गांव को क्रॉस करके जैसर सावरकुंडला वाला जो मेन रोड है वहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से अभी जैसर की दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि वही रास्ते से मोटा बमोदरा गांव आता है। अच्छी बात यह है कि रोड बहुत ही बढ़िया आ गया है। ये सामने गेट आ गया, यानी कि हम मोटा बमुद्रा पहुंच चुके हैं। बस अब थोड़ा ही आगे जाके राइट की ओर मुड़ना है। अरे दीदी पीछे तो देखो, फिर गलती हमारी ही आएगी। तो अभी हम जा रहे हैं गांव में। बड़े गांव में ऐसा ही रहता है, नया डेवलप एरिया में उसको प्लॉट एरिया बोलते हैं और जो जूना पद्धति वाला गांव एरिया है उसको जूना गांव एरिया ही बोलते हैं। वैसे एक बात बताऊं, यहाँ मैं इतनी बार आ चुका हूँ फिर भी रास्ता भूल गया। बोलो अब क्या करे। सूरत से निकलते वक्त मैं बादाम खाना भूल गया था, तभी शायद ये मेरी याद शक्ति काम नहीं कर रही है। तो फाइनली पहुँच गए हैं मासा के घर। यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं। तो भाइयों और बहनों, अब निकल पड़े हैं सूरत की ओर वापस जाने के लिए। मासा और मासी के साथ थोड़ी देर बैठे, उनके साथ बातें करी और फिर 2 गिलास ठंडा ठंडा नींबू पानी पिया। उसके बाद भाई एकदम मन को शांति हो गई, तरोताजा हो गया। फिर क्या, सूरत जाने के लिए हमारे पास एक विकल्प था, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी कि समय पर वहां पे पहुंचना, क्योंकि ऑलरेडी अभी 3:15 तो हो गया है। अगर सही समय पर भावनगर शहर पहुंच गए तो फेरी पकड़ने का अच्छा मौका रहेगा, नहीं तो फिर बाय रोड जाना पड़ेगा। और फेरी का टाइम शायद 5 बजे का है, इसीलिए रोड अच्छा मिला तो ही डिस्टेंस जल्दी कटेगा, नहीं तो भाई वो वाला विकल्प स्किप करना पड़ेगा। वैसे अभी तक तो ये रास्ता सही चल रहा है, मेरे ख्याल से ये अभी नया नया बनाया गया ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आगे कहाँ तक ये सही रोड मिलता है। ऊपर आसमान में बादल भी बनने लगे हैं, मौसम तो एकदम मस्त हो गया है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, हल्की फुल्की बारिश हो तो ठीक है, लेकिन एकदम स्नान हो जाए ऐसी बारिश मत करवा देना। अभी हम जैसर शहर को क्रॉस करके पालीताना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पालीताना का नाम आते ही पहले शत्रुंजय पर्वत की याद आती है। यह जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ सैकड़ों सुंदर जैन मंदिर स्थित है और हर साल देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसका इतिहास भी कई 100 वर्षों पुराना है और धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व भी है। फिलहाल हमारा रास्ता इन पर्वतों के आसपास से ही गुजर रहा है। सड़क में लगातार मोड़ आ रहे हैं, इसलिए कभी लेफ्ट की साइड या फिर कभी राइट साइड पर्वत की श्रृंखला दिखाई दे रही है। और वो देखिए मोर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। अरे 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 भाई, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, मेरी बाइक के आगे आने की जरूरत नहीं थी। अच्छा हुआ कोई व्हीकल के साथ नहीं टकराया, नहीं तो इंजर्ड हो सकता था। अब वो पंछी है, इतने सेंसिटिव होते हैं। वैसे भी मैंने बाइक तो स्लो कर ही दी थी। अब शुरू होने वाला है असली थ्रिलर। पालीताना शहर आने से पहले एक शॉर्टकट मैंने ढूंढा था गूगल पे, तो वही रास्ता अभी फॉलो कर रहे हैं। अभी समय हुआ है 4:14 और 5 बजे तक होगा पहुंचना है। अब सवाल ये है कि क्या हम समय पर पहुंच पाएंगे? इसका जवाब सड़क ही देगी। अगर रास्ता अच्छा मिला तो ज़रूर टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी ये जितना नैरो हो गया है उससे तो पता नहीं क्या ही डिसीजन ले पाऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए राजापुरा गांव और समय हो गया है 4:47। अब नया अपडेट ये है कि रोरो फेरी का प्लान कैंसिल कर दिया है।
मैंने फेरी अथॉरिटी को कॉल किया, उनको अपनी लोकेशन बताई और पूछा कि अगर मैं अभी यहाँ से निकलूँ तो क्या समय पर पहुँच पाऊंगा। उधर से सीधा जवाब आया, सॉरी सर, तब तक फेरी निकल चुकी होगी। बस इतना सुनते ही मन को थोड़ा झटका लगा और शायद पूरे दिन की थकान भी उसी पल ज़्यादा महसूस होने लगी थी, क्योंकि घोघा जल्दी पहुंचने के लिए जो शॉर्टकट चुना था वो रास्ता कई गांवों से होकर गुजरता था। सड़क भी काफी नैरो थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। कोई नहीं, हर चीजें सफल हो ऐसा जरूरी तो है नहीं। अब रोरो फेरी में जाना मुमकिन नहीं है, अभी दूसरा विकल्प रह गया, बाय रोड जाना। तो अभी भावनगर से होकर वटामन की ओर आगे बढ़ते हैं और वो यही हाईवे कंटिन्यू करना है। अभी हम भावनगर शहर को पीछे छोड़ चुके हैं और समय हो चुका है शाम के 6:51। बाइक को भी फ्यूल अप करवा दिया है, तो अब अगले कई किलोमीटर तक उसकी कोई चिंता नहीं है। रात का भोजन हम तारापुर चौकड़ी के पास करने का सोच रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम हाईवे पर है और इसलिए दूरी भी जल्दी जल्दी कम होती जाएगी। और ये वही वाला रूट है जब हम गांव की तरफ आ रहे थे, बस फ़र्क इतना ही है कि भावनगर तक हम आए नहीं थे, उसके पहले ही एक्सप्रेस हाईवे से एग्जिट कर लिए थे, क्योंकि हमें सारंगपुर की ओर जाना था। अब रात होने लगी है, इसलिए आगे रास्ते में देखने लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पूरा इलाका खारापाट जमीन वाला है, जहाँ दूर दूर तक खुला मैदान और अंधेरा ही दिखाई देगा। फिलहाल भावनगर से लगभग 90 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तय करनी है, तभी वटामन चौकड़ी आएगी। तो अब लक्ष्य एक ही है, ज़्यादा जल्दबाजी ना करते हुए आराम से सूरत तक पहुँचना है। अभी हमने एक्सप्रेस हाईवे का टोल बूथ क्रॉस कर लिया है, लेकिन उससे पहले एक मज़ेदार घटना हो गई। भाई साहब, इतने सारे छोटे छोटे कीड़े हेलमेट के ऊपर, एक्शन कैमरा के ऊपर, बाइक के वाइजर और हेडलाइट के ऊपर इतने सारे चिपक गए थे कि भाई उसमें वो पानी डाल डाल के घिस घिस के सब निकाला, साफ किया। बाद में वही थोड़ा रुक कर रेस्ट भी कर लिया, जिससे शरीर को थोड़ा आराम मिल गया। टोल प्लाजा से अरनेज एग्जिट तक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर का रह गया था। और अच्छी बात यह है कि बाइक को एक्सप्रेस हाईवे पे अलाउ है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बिना कोई रोक टोक के अपना तो सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी वापस कब आना होगा उसकी चिंता अभी नहीं करनी है। फिर वो पुराना रास्ता तो है ही, पिपली से होकर वटामन जाने का, वहाँ पे 2 घंटा जैसा समय लग ही जाता है। तो आखिरकार वासद बगोदरा हाईवे इंटरचेंज आ ही गया। यहाँ से हमें भावनगर अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे को एग्जिट करना होगा और अभी समय हो चुका है रात का 8:25। और सच कहूँ तो अच्छी बात ये रही कि इस लंबे और अंधेरे हाईवे पर सफ़र एकदम आराम से निकल गया। कोई परेशानी नहीं आई, कोई अनचाहा रुकावट नहीं मिली। वैसे भी यह पूरा एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, इसलिए बीच में ना कोई शहर आता है, ना कोई होटल आता है और ना कोई दुकान है। हाँ, होटल एक बार भी आ सकती है, लेकिन अभी बनी नहीं है। जब ये फूड कोर्ट वगैरह बन जाएगा तभी वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो फूड हो, फ्यूल अप हो, रेस्ट रूम हो। अभी कुछ ही देर पहले मैं कह रहा था कि पूरे एक्सप्रेस हाईवे पर बिना किसी परेशानी के सफ़र कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे ही हमने एक्सप्रेस हाईवे एग्जिट किया उसके बाद से बाइक की स्टेबिलिटी में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। बाइक हल्की हल्की डगमगा रही थी, लेकिन उस समय समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। अब बैठे बैठे मन में ही अंदाज़ा लगा रहा था कि ये क्या हो सकता है। और इतने में ही वटामन चौकड़ी भी आ गई थी। जब बाइक को रोक के पिछले टायर का एयर प्रेशर देखा तो बहुत कम हो चुका था। अब कंफर्म हो चुका था कि भाई पिछले टायर में पंचर हो गया। बोलो कितना मैं नसीब वाला हूँ कि ऐसे भीड़-भाड़ वाले एरिया में मुझे पता चला कि बाइक में पंचर हो गया है। अभी मैं मन में वही सोच रहा हूँ कि एक्सप्रेस हाईवे पे वो चीज़ होती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, यहाँ भीड़-भाड़ वाले इलाके में ही है, तो इधर आसपास में ही कोई पंक्चर वाला शॉप होगा। इसमें ट्यूबलेस टायर होने की वजह से ऐसा भी है नहीं कि बाइक एकदम ही स्टॉप हो गई, वो धीरे धीरे चल सकती है।
समय हो गया था 9:30 और ये देख सकते हैं बाइक में पंचर की वजह वो जो नुकीला पत्थर रहता ना, वो कोई तो मतलब ये रोड बनाने के काम में भी आते हैं, छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, वो घुस गया था। बोलो कोई बात नहीं दोस्तों, सफ़र में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। कुल मिलाकर यहाँ तक आते आते लगभग रात के 10 बज चुके हैं और सूरत अभी भी यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर है। सोचा था इतना लेट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती ना। पंचर जैसी घटनाएं भी सफ़र का एक हिस्सा होती है। अच्छी बात तो यह है कि परेशानी सही जगह पर हुई और समय रहते पता भी चल गया। वैसे भी रोज़ रोज़ इतनी लंबी बाइक राइड कहाँ होती है। अब जब निकल ही पड़े हैं तो सफ़र के हर पल का मज़ा लेना चाहिए। बाइक थोड़ी चलने वाली है रोज़, लेकिन हम ले रहे अभी मौज। चलिए दोस्तों, मौज करते करते एक ही घंटे में वटामन से वासद का डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी ये ब्रिज आ गया है नेशनल हाईवे नंबर 48 का। लेफ्ट साइड की ओर अहमदाबाद आएगा और राइट साइड अभी हम जाएंगे बड़ौदा सूरत की ओर। भाई साहब, रोड हो तो ऐसा मजा आ गया। अभी यहाँ आगे आएगा वासद टोल नाका, वहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेना है क्योंकि थकान का कॉल बार बार आ रहा है, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी समय हो गया है 10:30। सफ़र लंबा है तो बाइक के साथ साथ थोड़ा खुद का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, एक बढ़िया सा ब्रेक लेने के बाद अब फिर से निकल पड़े हैं बड़ौदा की ओर। रात का नज़ारा भी कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। सड़क पर स्ट्रीट लाइटें, रोड पे चल रही गाड़ियों की लाइटें और ये हाईवे का मज़ा सफ़र में कुछ अलग ही रंग डाल रहा है। अभी हम बड़ौदा के पास पहुंच चुके हैं। वासद टोल नाका से एक रास्ता बड़ौदा शहर के अंदर से निकलता है जो शॉर्टकट पड़ता है और सीधा यही नेशनल हाईवे नंबर 48 को कनेक्ट करता है। लेकिन शहर के अंदर की ट्रैफिक और सिग्नल की झंझट की वजह से मैंने सोचा कि यही हाईवे कंटिन्यू करते हैं। वैसे समय इतना हो चुका है कि आज का डिनर तो स्किप ही कर दिया मैंने, और साथ में जो फल लाया था तो लास्ट जो होल्ट लिया था वहाँ पे खा लिया। और भाई साहब, सामने देखिए ट्रकों का माया जाल। एक दो नहीं, पूरे 3 लेन में ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं। अब रात के समय में वो अपने हिसाब से ही चलेंगे ना, क्या कह सकते हैं। खैर, चलते चलते कट जाए रास्ते। अब करजन टोल नाका भी आ गया है। फिलहाल यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं है, सीधा भरूच तक सफ़र जारी रखेंगे। अगर वहाँ पहुंचकर ज़्यादा थकान महसूस हुई तो थोड़ा होल्ड कर लेंगे। क्या आपको पता है खारी सिंह सबसे ज़्यादा कहाँ की मशहूर है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। भरूच की खारी सिंह पूरे गुजरात में काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। हिंदी में उसे भुनी हुई नमकीन मूंगफली भी कहते हैं। और इसी बात के साथ एक अपडेट और भी है कि मैं भरूच पहुँच चुका हूँ और ये आगे नर्मदा मैया ब्रिज भी आ रहा है। अब हम इस पुराने पुल से नदी को पार करेंगे जहाँ पे सिर्फ कार और बाइक को अलाउड है, और ट्रकों के लिए जो बाजू में पुल है वहाँ से वो निकलते हैं। रात हो गई है इसलिए नदी का दृश्य या फिर उसमें जो पानी है वो दिखाई देना संभव नहीं है, पर कोशिश करेंगे कुछ साइड का व्यू अगर मिल जाए। और राइट साइड में वो दूसरा वाला ब्रिज देखिए जो पूरा केबल से बना हुआ है। और अभी हम पहुंच गए हैं टोल नाका, लेकिन यहाँ पे हम रुकने वाले नहीं हैं। साथ ही देख सकते हैं कि रात में पुलिस चेकिंग भी चल रही है। हालांकि ये मुख्य रूप से भारी वाहनों के लिए ही है। अगर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना है तो ये टोल नाका के बाद जो पहला ब्रिज आता है वहाँ से आपको लेफ्ट की बाजू राजपीपला की ओर जाना है, वही डायरेक्शन में सीधा जाना है तो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँच जाओगे।
और एक मजे की बात यह है कि भरूच और अंकलेश्वर के बीच का अंतर इतना ही है जितना आप मेरी चैनल में एक व्लॉग देख लो, जितना आप वो वीडियो में समय बिताओगे बस उतना ही टाइम ये दोनों शहरों के बीच में लगेगा। अभी सूरत शहर के एकदम ही नज़दीक पहुंच गए हैं। अभी ये नेशनल हाईवे नंबर 48 को एग्जिट करके यू टर्न लेके अभी वेलंजा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वहीं से रंगीला चौकड़ी होकर अब्रामा होके घर की ओर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों 10 घंटे में आखिरकार ये सफ़र कंप्लीट होने वाला है। सूरत से डायरेक्ट सालंगपुर गया, फिर वहाँ से बोरिंगड़ा गया, फिर दूसरे दिन मेरे मामा के गांव फाचरिया गया और वहीं से सूरत निकलना था, इसलिए बीच में मासी का गांव भी मोटा बमोदरा था तो वहाँ पे भी गया। फिर वहाँ से रियल जर्नी स्टार्ट हुई क्योंकि एक विकल्प मैंने ढूंढा था कि रोरो फेरी में जाना है करके, लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो फिर वो बाय रोड ही आना पड़ा। तो अगेन वही रोड से भावनगर, वटामण, वडोदरा और वापस सूरत तक आ गए। इस पूरे सफ़र में सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, लेकिन लौटते समय एक खाली पंचर हो गया, वही दिक्कत आई। फिर ऐसा सोचा कि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो डिनर भी नहीं कर पाया था, लेकिन होता है ऐसा सफ़र में, क्या कर सकते हैं। सफ़र में कुछ मेमोरीज तो बननी चाहिए। अगर आपको ये पूरी ट्रिप जो गाँव से गुजर के मेन हाईवे से लेकर ये सूरत शहर तक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो की क्वालिटी कैसी है और वीडियो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको अभी के अभी कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही रोमांचक वीडियो बनते रहेंगे और आपका सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे और रोमांचक वीडियो बनते जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई प्लेस पे, एक नए एडवेंचर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।